नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार। सवाल ही जवाब है एलन पीज की इस पुस्तक के 21वें भाग में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इसके लास्ट वीडियोस पिछले भाग ज़रूर से ज़रूर देखिए, और जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। तो चलिए मैं आगे लेकर के चलता हूं। तो साथियों, पिछले भाग में आप लोगों ने जाना था कि वेशभूषा का कितना बड़ा रोल होता है सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालने के लिए, इम्प्रेशन जमाने के लिए। हमारा जो पहनावा होता है वो कितना बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। तो अगले कड़ी में चलिए आपको लेकर के चलता हूँ मैं पढ़ने के 3 नियम। नियम पहला, संकेत समूह को पढ़ना हर भाषा की तरह देह भाषा भी शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों और विरामों से मिलकर बनती है। हर संकेत एक अकेला शब्द है जिसके कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जब आप एक शब्द को दूसरे शब्दों के साथ एक वाक्य में रखते हैं तभी आप पूरी तरह इसका अर्थ समझ सकते हैं। संकेत जिन वाक्यों में आते हैं उन्हें हम संकेत समूह कह सकते हैं। कभी भी किसी संकेत का अकेले विश्लेषण न करें। उदाहरण के तौर पर, सिर खुजाने के कई मतलब हो सकते हैं। डैंड्रफ, पिस्सू, पसीना, अनिश्चितता, भू भुलक्कड़पन या झूठ, जिसका सही अर्थ उसी समय दिखाई दे रहे अन्य संकेतों पर निर्भर करता है। सही अर्थ समझने के लिए हमेशा पूरे संकेत समूह को पढ़ें जो कम से कम 3 संकेतों से मिलकर बना हो। समूह दर्शाता है शरीर के सामने एक हाथ, दूसरा हाथ चेहरे पर। शरीर के सामने एक हाथ, दूसरा हाथ चेहरे पर। अंगूठा ठुड्डी का सहारा लेता हुआ, पैर आर पार और भौवें चढ़ी हुई। कभी भी अकेले संकेत को पढ़ने का प्रयास न करें। ऐसा नाक में खुजली के कारण भी हो सकता है। पुस्तक के इस खंड में हम संकेतों का एक एक करके विश्लेषण तो करेंगे, पर सामान्यतः संकेत इस तरह नहीं देखे जाते हैं। वे तो समूहों में दिखते हैं। नियम 2, पृष्ठभूमि का विचार करें। तो जो राइटर है, लेखक है, उसने जो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज, जो संकेत वगैरह होते हैं कि हम भीड़ में खड़े हैं या अकेले खड़े हैं या कैसे भी चल के आ रहे हैं, तो हम किस तरह से हाथ खुजलाते हैं या हाथ कहाँ पर कैसे क्या करते हैं, तो इससे कुछ जानकारियाँ वगैरह मिलती हैं। तो ये किस वजह से क्या है, तो उसी कड़ी में हम चलते हैं। पृष्ठभूमि का विचार करें। संकेत समूहों का विश्लेषण उस पृष्ठभूमि में होना चाहिए जिसमें वे नज़र आते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति बस स्टैंड पर अपने हाथ और पैर आर पार बांधकर खड़ा हो, उसकी ठुड्डी नीचे हो और मौसम ठंडा हो, तो इस बात की संभावना अधिक है कि उसे ठंड लग रही है, न कि वह सुरक्षात्मक मुद्रा में है। ठंडा न कि सुरक्षात्मक। तो ये संकेत का आपने काफ़ी अच्छा मतलब जाना आप लोगों ने कि उसको ठंड लग रही है, इस वजह से वो इस तरह से खड़ा हुआ है। कैसे खड़ा हुआ है? बस स्टैंड पर अपने हाथ और पैर आर पार बांध कर, यानी कि बिल्कुल जकड़े हुए ऐसे, और ठुड्डी नीचे हो, ठुड्डी नीचे हो, गर्दन इस तरह से नीचे की ओर झुका हो, तो इस बात की संभावना है कि उसे ठंडी लग रही है। बाकी ठंड लग रही थी उसको देख करके ही पता चल जाता है। तो ये चीज़ें संकेत हैं। अगर कोई इन्हीं संकेतों का प्रयोग तब करता है जब आप मेज पर उसके सामने बैठकर उसे अपना विचार बेचने का प्रयास कर रहे हो, यानी प्लान दिखाते समय। तब इसी संकेत समूह का आप यह अर्थ निकाल सकते हैं कि वह व्यक्ति परिस्थिति को लेकर शायद नकारात्मक या सुरक्षात्मक रुख अपना रहा है। नियम 3, सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान रखें। एक संकेत जो एक देश में एक चीज़ का प्रतीक होता है, दूसरे देश में वह किसी दूसरी चीज़ का प्रतीक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर,
3 में दर्शाई जा रही है। अंगूठी मुद्रा का अर्थ पश्चिमी देशों में आमतौर पर ओके होता है। अंगूठे की मुद्रा यानी कि हम जब अंगूठा दिखाते हैं ऊपर की ओर तो उसका पश्चिमी देशों में ओके होता है। ओके, अच्छा ठीक है, ओके। तो इसका ओके अर्थ उन सभी देशों में मान्य है जहां पश्चिमी टेलीविज़न कार्यक्रम देखे जाते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में यह अर्थ फैल रहा है, परंतु कई जगहों पर इस मुद्रा के अलग उद्गम और भी अर्थ होते हैं। 3 अमेरिकियों के लिए अच्छा, फ्रांसीसियों के लिए जीरो और यूनानियों के लिए अपमानजनक, उदाहरण के तौर पर। तो ये जो हम अंगूठा दिखाते हैं ना, ओके ठीक है, हाँ ऑल द बेस्ट, ये जो अंगूठा दिखाते हैं ऊपर की ओर, तो पश्चिमी देशों में तो इसको अच्छा माना जाता है, ओके माना जाता है। मगर अमेरिकियों के लिए जैसे अच्छा माना जाता है, तो फ्रांसी यानी फ्रांस में जीरो, इसका मतलब होता है जीरो, कुछ नहीं। और यूनानियों के लिए अपमानजनक, यानी कि उनको थोड़ा सा, आप समझ पा रहे होंगे। तो फ्रांस में इसका अर्थ शून्य या कुछ नहीं होता है। जापान में इसका अर्थ होता है पैसा, अंगूठे का मतलब पैसा होता है। और कई भूमध्य सागरीय देशों में यह यौन अपमान का संकेत है। यानी कि यौन अपमान का मतलब समझ रहे होंगे, यौन अपमान। तो मूलभूत देश भाषा के अधिकतर संकेत हर जगह एक से होते हैं। जब लोग खुश होते हैं तो वे मुस्कुराते हैं। जब वे दुखी होते हैं या गुस्सा होते हैं तो वे भौहें चढ़ा लेते हैं या नाक फुला लेते हैं। नाक फुलाना, भौहें चढ़ाना, ये कुछ उदाहरण संकेत हैं। सिर हिलाने का अर्थ भी हर जगह हाँ या सकारात्मक होता है, और जैसा पहले ही बताया जा चुका है, यह संकेत सिर झुकाने का एक तरीका है। सिर हिलाना या सिर झुकाना एक पॉजिटिव संकेत है। मुस्कुराहट शायद जन्मजात होती है, क्योंकि जिन लोगों के में बचपन से ही देखने की शक्ति नहीं होती और जो इसे वास्तव में कभी नहीं देख पाते, वे भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो मुस्कुराने की जो आदत होती है ना लोगों की, मुस्कुराने की जो शक्ति होती है, मुस्कुराने की जो पावर होती है, ये जन्मजात होती है, जन्म से ही होती है। और कोई अंधा भी होगा ना, उसने भी किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा होगा, फिर भी उसको मुस्कुराना आता है, क्योंकि उसके जन्म से ये शक्ति मिली हुई है। तो आज का जो ये सेशन रहा, ये आज का यहीं तक रखता हूँ आज, और अगली कड़ी में मैं आपको आगे लेकर के चलूँगा। तो साथियों, अपनी टीम में वीडियो को पहुँचाइए और जागरूक कीजिए, थोड़ी सी जानकारी दीजिए, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाइए, सीखिए और अपनी टीम को सिखाइए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।